तो दोस्तों आप सभी कैसे हो? आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन हॉरर मूवी को जो कि हाल में ही रिलीज हुई है और जिसका नाम है द रिचुअल। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नोट दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है कि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है और ये अमेरिका की सबसे डरावनी पोजीशन घटनाओं में से एक मानी जाती है और इस घटना को फादर जोसेफ टाइगर द्वारा लिखा गया था। इसके बाद मूवी का एंट्री शुरू होता है जहां पर हम फादर जोसेफ को देखते हैं जो कि एक पोजेस लड़की से लड़ रहे होते हैं। अब ये पोजेस लड़की दिखने में काफी ज्यादा ताकतवर थी और डरावनी थी। खैर अब इसके बाद हम 9 दिन पहले के सीन को देखते हैं जहां हमें ये बताया जाता है कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। अब फादर जोसेफ चर्च के अंदर अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, वही सभी लोगों को अपने भाई की मौत के बारे में बताते हैं जो कि जल्दी ही हुई थी। दरअसल उनके भाई ने खुद को ही खत्म कर लिया था और इस चीज से वो काफी ज्यादा परेशान थे। साथ ही साथ इन्हीं चीजों की वजह से फादर जोसेफ का फेथ भी कमजोर पड़ता जा रहा था। खैर यह फादर जोसेफ को कई सारे लोग मानते थे। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां वह चर्च के अंदर एक सिस्टर से मिलते हैं जिसका नाम रोज था। अब फादर अपने कुछ काम से बाहर जाने वाले थे कि तभी वहां पर बिशप आ जाते हैं और बिशप जोसेफ के लिए कुछ काम लेकर आए थे। अब बिशप जो होते हैं वो चर्च के हेड होते हैं। अब वो उसे एक लड़की के बारे में बताते हैं जिसका नाम एमा स्मिथ है। दरअसल एमा को ढेर सारी मेंटल प्रॉब्लम्स थी। उसको कई सारे डॉक्टर ने उसका इलाज किया था लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। अब यहाँ उसे एग्जॉर्सिज्म की सख्त जरूरत थी और यही बात बिशप जोसेफ को बता रहे थे। अब जोसेफ ये पूछता है कि क्या उसे एग्जॉर्सिज्म करना होगा, जहाँ पर बिशप उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि उसे बस खाली किसी का साथ देना होगा एग्जॉर्सिज्म को करने के लिए। अब यहाँ पर जो एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे वो फादर थियोफिलस थे जो कि एक एग्जॉर्सिस्ट थे। अब यहाँ पर जोसेफ कहता है कि शायद इस लड़की को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, लेकिन बिशप जानते थे कि कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज साइंस से परे थी। उसके अंदर एक डीमन का वास था। अब बिशप जोसेफ को बताते हैं कि उस लड़की का एड्रेस इसी फाइल में है जो कि बिशप ने उसे दी है और जिसके बाद बिशप वहां से चले जाते हैं और वो ये काम करने वाला था क्योंकि बिशप यही चाहते थे और उन्होंने उसको ऑर्डर दिया था ये करने के लिए। अब थोड़ा सोचने के बाद में फादर जोसेफ मान जाते हैं और उसने एमा की फाइल को देखा और फिर उसे चर्च में लाने का इंतजाम किया। इसके बाद उसे चर्च में लाया गया जहाँ पर एमा की आंखों पर पवित्र बट्टी बांधी गई थी। अब इसके बाद जोसेफ जो होते हैं वो फादर थियोफिलस से मिलने जाते हैं जो कि चर्च में ही बैठे हुए थे। अब जोसेफ को यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई थी और इसीलिए वो थियोफिलस से माफी मांगते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि फादर थियोफिलस अभी स्टेशन पर होंगे। अब यहाँ थियोफिलस की ये कहने लगते हैं कि जो डीमन एमा के अंदर है वह उनकी चाल को नाकामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें उससे बचना होगा, अपने फेथ को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। खैर अब ये लोग मदर सुपीरियर के पास जाते हैं जो कि एमा की ही फाइल को देख रही थी। मदर सुपीरियर और ये लोग एमा के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसी बीच वहां पर रोज आ जाती है जो कि घबराई हुई थी। वो ये बताती है कि एमा खाना नहीं खा रही और सबसे बड़ी बात ये थी कि वह बिल्लियों की तरह हीजिंग की आवाज निकाल रही है और ये सुनकर फादर जोसेफ थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि रोज उनके काफी करीब थी। अब फादर थियोफिलस ये कहने लगते हैं कि क्या तुमने खाना देने से पहले ब्लेस किया था? तब यहाँ धीरे से फादर जोसेफ ये कहते हैं कि उसे ये करने की जरूरत नहीं है और वो जाएगा एमा से बात करने के लिए। अब जिसके बाद वो एमा से मिलने जाते हैं और एमा सहमी सी बैठी हुई थी। वो फादर जोसेफ से अच्छे से बात भी करती है और यहाँ पर जोसेफ को एमा के कुछ लेटर्स मिलते हैं जिसके बारे में एमा बताती है कि उसने ये लेटर्स अपने माँ के लिए लिखे थे, लेकिन अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और वो इन लेटर्स को अपनी माँ की ग्रेव के ऊपर रखना चाहती है। यहाँ पर एमा को देखकर फादर जोसेफ को इतना कुछ नहीं लगता कि एमा को एग्जॉर्सिज्म की जरूरत है, बल्कि उसे लगता है कि उसकी कंडीशन एक साइकोलॉजिकल कंडीशन थी। जिसके बाद में वो वहां से चले जाते हैं और वहां पर फादर थियोफिलस के पास आकर वो बताते हैं कि एमा को साइकोलॉजिकल दिक्कत है और उसे एग्जॉर्सिज्म की जरूरत नहीं है, लेकिन फादर थियोफिलस ये बताते हैं कि जो ये दिक्कत है वो साइकोलॉजिकल नहीं, उससे ज्यादा है, उससे बढ़कर है। लेकिन जोसेफ ये कहने लगता है कि उसके बचपन का एक फ्रेंड है जो कि अब डॉक्टर बन चुका है, एक बार एमा को उसे चेकअप करवाना चाहिए जिससे उसे शांति मिलेगी। ये सुनकर थियोफिलस कहता है कि अगर वो यही चाहता है तो ये सब वो करवा सकता है जिससे उसके मन को शांति मिले और ऐसा करना गलत नहीं हुआ क्योंकि इसका जो फेथ है वो कमजोर हो चुका है और ऐसा करने से हो सकता है
कि उसका जो फेथ है वो स्ट्रांग हो जाए। लेकिन होता ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता और सीन अगले दिन पर जाता है जहां पर मदर सुपीरियर और दूसरी सिस्टर भी उसका साथ देती हैं, जहां पर आज वह पहला रिचुअल एमा के ऊपर परफॉर्म करने वाले थे। और ये जो एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया है वो एक बार की नहीं होती है बल्कि कई सेशन के दौरान होती है। यहाँ पर डीमन को हटाने के लिए कई सारी चीजें की जाती है। खैर अब यहाँ पर फादर जोसेफ का काम था कि डीमन जो भी बोले उसे उसे नोट करना है, चाहे वो लैटिन भाषा में हो, ग्रीक में हो या फिर किसी और भाषा में। अब इसके बाद पहला रिचुअल शुरू होता है जहां पर रिचुअल के दौरान डीमन को तकलीफ हो रही थी, लेकिन रिचुअल के बीच में ही जो एमा है वो अपनी गर्दन मोड़ देती है जिससे कि वह बेहोश हो जाते हैं और इसीलिए रिचुअल को रोकना पड़ता है। और ये देखकर फादर जोसेफ कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे और उसके अंदर अभी भी एक चीज चल रही थी कि एमा को डॉक्टर की जरूरत है। जोसेफ के मन में इतना डाउट इसीलिए था क्योंकि आज से पहले उसने किसी भी तरीका का एक्सोर्सिज्म ना तो किया था और ना ही एक्सोर्सिज्म में इन्वॉल्व हुआ था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि फादर जोसेफ जो होते हैं वो बाहर आए हुए थे, जहां पर वो फादर थियोफिलस को एमा से बात करते हुए देखते हैं। अब रात में ये लोग दोबारा रिचुअल करना शुरू करते हैं जहां पर सिस्टर्स फादर थियोफिलस के साथ काम कर रही थी, प्रेयर्स और चैंटिंग कर रही थी। लेकिन इसी बीच एमा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो फादर थियोफिलस को घूरने लगती है, लेकिन थियोफिलस अभी भी एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे। अब उसके बाद दूसरा नंबर आता है फादर जोसेफ का, जिसको एमा पकड़ लेती है और उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है, उसके हाथों को लिक करती है और यहाँ फादर जोसेफ अब खुद को आजाद करता है। और तीसरा शिकार यहाँ पर एमा सिस्टर रोज कुक बनाती है क्योंकि वह कमजोर थी। वो उसके बालों को पकड़ती है और ऊपर उठा देती है, जिससे होता ये है कि फोर्स इतना ज्यादा होता है कि जो रोज के कुछ बाल हैं वो एमा के हाथ में आ जाते हैं, स्कैल्प से बाहर आ गए थे। अब ये सब होने के बाद ये लोग दोबारा से एक्सोर्सिज्म को रोक देते हैं, लेकिन इस बार फादर जोसेफ को ये चीज पसंद नहीं आई थी क्योंकि इस बार बात आ गई थी रोज पे। अब इसीलिए अब रात को फादर थियोफिलस के पास वो जाते हैं, उससे वो ये कहते हैं कि अब वह इसमें और किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इससे लोगों को चोट पहुंच सकती है। लेकिन थियोफिलस समझाते हैं कि यहाँ पे अगर जो सिस्टर रोज हैं वो अगर नहीं आ सकती हैं तो उनकी जगह पर उन्हें किसी और को लाना होगा। उसकी बात सुनकर फादर जोसेफ वहां से चले जाते हैं और अगले दिन फादर जोसेफ सिस्टर रोज से मिलने जाते हैं, जहां पर रोज ये बताती हैं कि अब वो थोड़ा सा ठीक है और डॉक्टर ने उन्हें सॉफ्ट बैंडेज लगाई है। अब तभी सिस्टर फादर के सामने ये कहने लगती कि जब ये सब कुछ हुआ था तब उसको पता था कि एमा उसके बस में नहीं है, वह डीमन के बस में है, लेकिन इसके बावजूद उसे एमा के ऊपर काफी गुस्सा आया जो कि नहीं आना चाहिए था। और तो और उसके मन में ख्याल आया कि शायद गॉड एमा को पनिश कर रहा है या फिर एमा के जरिए गॉड रोज को पनिश कर रहे थे। रोज ने कभी भी इतनी ज्यादा कड़वाहट किसी के लिए महसूस नहीं करी थी और इससे वो काफी ज्यादा शर्मिंदा भी होते, जिस पर फादर रोज उसे समझाते हुए कहते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि ये सब उनके लिए काफी नया है और वह इसके लिए शायद अभी तक ठीक से तैयार नहीं है, तो ये सब वो भूल जाए। अब यहाँ पर जोसेफ सिस्टर रोज के लिए प्रेयर करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब सीन जो होता है वो तीसरे रिचुअल यानी कि तीसरे दिन पर आता है, जहां पर रोज के बदले एक नई सिस्टर लाई गई थी, लेकिन वो एमा को देखते ही डर जाती है। अब तभी उनकी जो साथ वाली सिस्टर है वो उसे हिम्मत देती है। खैर यहाँ पर फादर ने एमा को बेड से बांध दिया था ताकि अब वो किसी को और नुकसान ना पहुंचाए। खैर अब इसके बाद फादर थियोफिलस अपनी प्रेयर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक्सोर्सिज्म के दौरान जो एमा के अंदर जो डीमन था उसे तकलीफ हो रही थी, वो उल्टी करने लगता है और अचानक एमा की बॉडी जो है वो वाइब्रेट होने लगती है, जहां पर दोनों सिस्टर्स उसको संभालती हैं। यहाँ पर जो एमा की आंखें वो बिल्कुल सफेद हो गई थी और वो एमा अपनी गर्दन को घुमा देती है और एकदम शांत हो जाती है। अब यहाँ पर तभी चेयर्स अपने आप हिलने लगती हैं और यहाँ एमा के अंदर का डीमन ये कहता है कि यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो पापी हैं और यहाँ उन्हें एक्सोर्सिज्म रोकना पड़ता है। जिसके बाद फादर थियोफिलस अकेले बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर फादर जोसेफ आते हैं और अपने सवालों के जवाब मांगते हैं कि आखिर क्या हुआ था और वो ये सब क्या कह रहे थे। जिस पर फादर थियोफिलस कहते हैं कि वो एमा नहीं है बल्कि उसके अंदर का शैतान है। और यहाँ थियोफिलस ज्यादा बात नहीं करते और वहां से निकल जाते हैं। अब रात में जब जोसेफ सो रहा होता है तब उसे कुछ आवाजें आती है, जिस आवाज से वो उठ जाता है और अगले दिन भी जोसेफ को बार बार एमा की ही झलक दिखाई दे रही थी और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसने ऐसा कभी पहले कुछ नहीं देखा था। अब इसके बाद सीन आता है चौथी रिचुअल पर, जहां पर ये लोग रिचुअल को फिर से शुरू करते। अब यहाँ पर सिस्टर जो होती है वो अपने हाथ में एक चापलेट को रख लेती है
जो कि रोजरी बीट्स वाला होता है। अब यहाँ पर वो प्रेयर्स करना शुरू करती है, क्योंकि यहाँ पे काफी काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए उसने वो चापलेट अपने पास रखा हुआ था। अब जिसके बाद में फादर थियोफिलस अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। अब अचानक से एमा उल्टी करने लगती है और तब फादर एक बकेट मंगवाते हैं, और यहाँ पर जो डीमन है वो फादर से पूछने लगता है कि वो कहता है कि यहाँ पर पहले तुम अपने चापलेट को नीचे रखो, लेकिन फादर थियोफिलस कहते हैं कि यहाँ पर कोई चापलेट नहीं। तब सिस्टर के पास से चापलेट निकलता है जिसे फादर नीचे रखवा देते हैं, और फिर वो डीमन से उसका नाम पूछते हैं। लेकिन जो डीमन है वो फादर जोसेफ को मैनिपुलेट करने लगता है, और फिर वह उसके दुख को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। लेकिन जो डीमन होता है वह अब फादर जोसेफ को मैनिपुलेट करता है, फिर वह उसके बाद उसके दुख को और ज्यादा कुरेदने लगता है, उसे बढ़ाने लगता है। वो जोसेफ से कहता है कि तुम्हारा भाई अभी भी लटक रहा है क्या? तभी फादर थियोफिलस उससे उसका नाम पूछने लगते हैं, और यहाँ पर वह डीमन जर्मन में बात कर रहा था या फिर लैटिन में। अब तभी अचानक से एमा उल्टी करने लगती है, और उसकी उल्टी के अंदर एक मीट का टुकड़ा निकलता है। अब अपने मृत भाई की बात को सुनकर फादर जोसेफ परेशान हो चुके थे, और वहां से दूसरे कमरे में वो चले जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन जोसेफ जो होता है वो अपने भाई की चीजों को देख रहा होता है, जिस पर उसे एक सेंट माइकल का लॉकेट मिलता है। सेंट माइकल बाइबल के अंदर एक पावरफुल एंजल है, जो कि गॉड की आर्मी के लीडर भी हैं। खैर, अब यहाँ से जोसेफ को अपने भाई की और उसकी तस्वीर मिलती है, जो कि बचपन की तस्वीर थी। अब इसके बाद वह एमा से मिलने जाता है खाना देने के लिए। अब वहां पर उसे एक नोट मिलता है जो कि एमा ने लिखा था, जिसके अंदर ये लिखा था कि अगर वो उसे उसके हवाले कर दे तो वह उसे क्या देगा, और ये लाइन जूडस से रिलेट थी। अब यहाँ पर जूडस वो इंसान था जिसने जीसस क्राइस्ट को धोखा दिया था 30 सिल्वर कॉइन्स के बदले। खैर, अब इस नोट को जोसेफ जो होता है वो सिस्टर रोज को दिखाता है, और यहाँ पर वो समझ जाता है कि जो जूडस है वो एमा के अंदर है। बट यहाँ पर चीजें कंफर्म नहीं होती हैं। खैर, इसके बाद सीन बदलता है, जहाँ पर वो लोग एमा पर 5वां रिचुअल शुरू करते हैं। रिचुअल शुरू करने से पहले जब एमा को चेक करा जाता है तब उसकी बॉडी पर ढेर सारे ब्लड स्पॉट्स थे, जो कि बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। अब यहाँ पे जो डीमन ने उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करी थी, लेकिन तभी फादर थियोफिलस एमा को बांधने लगते हैं। लेकिन जोसेफ तो ये कहता है कि वह लोग एमा की कंडीशन को और खराब बनाते जा रहे हैं, क्या वो रुक नहीं सकते? अब यहाँ पर जो थियोफिलस है वो ये कहते हैं कि अगर वो रुके तो शायद ये लड़की ही बचे ना। और इसके बाद वो रिचुअल को शुरू करते हैं। रिचुअल के दौरान एमा उठती है और उन लोगों को घूरने लगती है, लेकिन यहाँ फादर थियोफिलस नहीं रुकते। तब एमा लैटिन भाषा में कुछ कहने लगती है। अब थियोफिलस उसकी बातों का जवाब देता है। अब यहाँ एमा जो होती है वह बिल्कुल भी बेकाबू होती जा रही थी, और बेड को वो तोड़ भी देती है। सिस्टर्स उसको संभाल रही होती हैं, लेकिन एक सिस्टर के हाथों को एमा अपने नीचे क्रश कर देती है। अब ये देखकर जोसेफ बिल्कुल रिचुअल रुकवा देता है और सबको बाहर भेजता है। इसके बाद वह थियोफिलस से आर्ग्यू करने लगता है कि यह सब उन्हें रोकना होगा, क्योंकि उसे लगता था कि एमा को साइकियाट्रिस्ट या फिर डॉक्टर की जरूरत है। अब थियोफिलस कहता है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका फेथ कमजोर पड़ चुका है, लेकिन यहाँ पर फादर जोसेफ अपनी बातों पर अड़ चुके थे, और तब जाकर थियोफिलस उसको समझाता है और एक बात बताता है। दरअसल थियोफिलस को पहले भी बुलाया गया था एमा की मदर के द्वारा, जब एमा जवान थी, और उसकी माँ ने उसे तब बुलाया था जब थियोफिलस नया नया एग्जॉर्सिज्म कर रहा था, और उसे ज्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं थी और ना ही एक्सपीरियंस था। लेकिन उसे पता था कि वो पोजेस्ड है, यानी कि एमा पोजीशन में थी, लेकिन उन्हें उसे अकेला छोड़ना पड़ा क्योंकि उस समय थियोफिलस को ज्यादा नॉलेज नहीं थी। जिसके बाद में एमा को डॉक्टर के हवाले ही कर दिया गया था। एमा थियोफिलस को लेटर लिखती है कि अब वह रिकवर कर रही थी, और ये काफी ज्यादा अच्छी बात थी, लेकिन वो डीमंस उसके अंदर ही थे। वह सही समय का इंतजार कर रहे थे, ताकतवर हो रहे थे। और जब एमा ने अपना स्कूल वगैरह खत्म किया तब उसकी माँ ही खत्म हो गई, और यही उन डीमंस ने के लिए अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद उन्होंने उसकी बॉडी पर पूरी तरीके से कब्जा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह अंदर से कमजोर हो चुकी थी, टूट चुकी थी, और यह डीमंस के लिए एक अच्छा फायदा होता है। अब जोसेफ पूछता है कि उन्हें एमा को ही क्यों चुना, जिस पर फादर बताते हैं कि एमा एक सेंसिटिव लड़की थी, और ऐसे में डीमंस के लिए किसी के ऊपर काबू करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। इसीलिए इंसान को अपने मन को हमेशा से स्ट्रांग रखना चाहिए। अब फादर थियोफिलस कहते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में रिचुअल को जारी रखना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो शायद एमा नहीं बचेगी।
अब सीन अगले दिन पर जाता है जहाँ पर फादर जोसेफ एमा के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे थे। अब उसे पता चलता है कि एमा की माँ की बहन मीना और उसके पिता जेकब विच क्राफ्ट करते थे और उन्हें कई बार एमा को शापित खाना भी दिया था, और उन्होंने ये सब इसीलिए किया था क्योंकि मीना और एमा के पिता जेकब का अफेयर था। और ये सारे रूमर्स थे या रियल, ये किसी को नहीं पता था। खैर, इसी बीच सिस्टर्स सारा जो होती हैं वो वहां पर आती हैं, जो कि फादर को एमा के कमरे में ले जाती हैं जहां पर वो नेक थी और उसने खुद को काफी जख्मी कर दिया था। तभी फादर थियोफिलस वहां पर आकर एमा को कपड़े से ढक देते हैं। अब इसके बाद सीन बदलता है जहां पर मदर सुपीरियर इन सब चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एमा की वजह से सारी सिस्टर ट्रॉमा में हैं। और तो और ये काफी ज्यादा वायलेंट भी हो चुकी थी। मदर सुपीरियर थियोफिलस को 1 हफ्ते का वक्त देती है और साथ ही साथ अब ये लोग एमा को एक सेलर के अंदर रखते हैं, क्योंकि एक कमरे के अंदर सबके बीच रखना एमा को खतरे से खाली नहीं था। खैर, अब सीन बदलता है जहां पर फाइनली जोसेफ का दोस्त जो कि डॉक्टर था वो एमा को आकर चेक करता है और वो ये बताता है कि एमा खाली भुखमरी का शिकार है और उसे पानी की जरूरत है, वो डिहाइड्रेट है और उसे ज्यादा आराम करने की जरूरत है। दूसरी ओर हम रोज को देखते हैं जो कि गुस्से से पागल होती जा रही थी और यह सब डीमंस उसे करवा रहा था और उसके अंदर जो गुस्से की भावना थी वो जग रही थी, और यह सब वो इसीलिए कर रहा था ताकि उनका फेथ कमजोर पड़ जाए और वह रिचुअल में सक्सेसफुल ना हो सके। अब इसके बाद हम फादर जोसेफ को देखते हैं जो कि चर्च में प्रेयर कर रहे थे कि तभी उन्हें एमा बार बार दिखाई दे रही थी। डीमन उनके दिमाग के साथ खेल रहा था। अब तभी वहां पर बिशप मिलने आते हैं और उससे एमा की कंडीशन पूछते हैं। जोसेफ बताते हैं कि एमा की कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं है। अब तब बिशप उसको ये कहते हैं कि वह एक पैरिश फादर है और उसे हिम्मत रखनी चाहिए। खैर, इसके बाद फादर जोसेफ को चर्च के अंदर दिखाया जाता है जहां पर उनसे मिलने सिस्टर रोज आती हैं और ये बताती हैं कि जिसका हाथ एमा ने क्रश किया था वो अब ठीक है, बस उसे आराम की जरूरत है। अब यहाँ पे वो ये बताती कि उस लड़की की जगह पर वो आज आएगी एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए। अब सीन आता है छठे रिचुअल पर जहाँ पर रिचुअल शुरू किया जाता है, लेकिन रिचुअल करने के दौरान डीमन दोबारा जोसेफ को उसके भाई के मौत के बारे में चिढ़ाने लगता है, जिसको देखकर फादर जोसेफ का दिमाग खराब हो गया था और इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एमा बेहोश हो जाती है, लेकिन असल में वो डीमन की चाल थी। यहाँ पर एमा खुद को आजाद करके दीवार पर चढ़ जाती है, लेकिन फादर थियोफिलस उसको शांत करवाते हैं। अब सीन बदलता है जहां पर मदर सुपीरियर प्रे कर रही थी कि तभी उन्हें कुछ आवाजें आती हैं, यानी कि अब चर्च के अंदर भी डरावनी घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। अब दूसरी ओर हम थियोफिलस को देखते हैं जहां पर फादर के रूम में एक डेमोनिक फिगर आता है जो कि लैटिन में उससे बात कर रही थी, और यहाँ में जो फादर थियोफिलस हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पर जो एमा है वो उसकी हिम्मत को तोड़ना चाहती है ताकि एक्सोर्सिज्म वो परफॉर्म ना कर सके। अब दूसरी ओर हम सिस्टर रोज को देखते हैं जो कि पोजेस हो गई थी। यहाँ पर सिस्टर रोज पोजेशन की हालत में शीशे में खुद को घूर रही थी और जिससे मिरर टूट जाता है, लेकिन तभी उसकी साथी सिस्टर उसे रोक देती है और तब जाकर रोज होश में आती है। इसके बाद जोसेफ जो कि अपने भाई के बारे में सोच रहा था उसे एमा अपने रूम में दिखाई देने लगती है। तभी हम उसके हाथों में एक सेंसेशन फील होता हुआ देखते हैं और ये वही हाथ था जिसे एमा ने लिक किया था, और यहाँ पर जोसेफ के हाथों में ऐसा लग रहा था जैसे स्किन के अंदर पानी बह रहा हो, और इससे जोसेफ को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इसी के चलते वो अपना हाथ काटने की कोशिश करता है और ये सब डीमन जो था वो उससे करवा रहा था, क्योंकि डीमन इन सभी के फेथ को कमजोर करना चाह रहा था। अब अगले दिन जोसेफ थियोफिलस से मिलने जाते हैं जहाँ पर वो उसको सारी बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि किस तरह से एमा उसे हॉर्न कर रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एमा को उसके भाई के बारे में कैसे पता। तो जोसेफ जो होता है वो थियोफिलस को अपने भाई के बारे में बताता है जिसने खुद को खत्म कर लिया था, और उसने यह इसलिए किया क्योंकि वो दर्द में था, लेकिन इस बारे में उसने कभी भी किसी से बात नहीं करी, और जब तक इस बारे में किसी को पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, उसने खुद को खत्म कर लिया। अब यहाँ थियोफिलस उसको समझाते हैं कि डीमन का काम तो यही है कि सबके वो फेथ को कमजोर करते हैं और वह इस चीज को ट्रिगर करते हैं जिस वजह से इंसान दर्द में होता है, और यहाँ पर डीमन उनके साथ यही कर रहा है। फादर थियोफिलस बताते हैं कि उन्हें उनके फेथ को मजबूत रखना होगा,
तभी वह डीमन से लड़ पाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। दरअसल फादर थियोफिलस ने भी अपनी बहन को खोया था और इसका दर्द उनके ऊपर काफी सालों तक रहा था, लेकिन उन्होंने इस चीज से मूव ऑन कर लिया था। लेकिन जोसेफ कहते हैं कि वह यह सब कैसे करेगा। तब फादर थियोफिलस उसको समझाते हैं कि सिस्टर, नर्स, मदर सुपीरियर और वो एक वॉरियर की तरह हैं, क्योंकि कोई भी एमा का केस लेने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन मदर सुपीरियर ने इनको लिया और फादर जोसेफ ने भी इनका साथ दिया। वह बिल्कुल भी वह एकदम वॉरियर की तरह है, बिल्कुल सेंट माइकल की तरफ। सेंट माइकल से फादर जोसेफ को याद आता है कि उसके भाई के पास सेंट माइकल का ही लॉकेट था, और यहाँ जोसेफ में थोड़ी बहुत हिम्मत आती है, क्योंकि उसके भाई का नाम भी माइकल ही था। जिसके बाद हम एमा को देखते हैं, जो कि पानी पीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डीमन उसे पानी पीने नहीं देता है। जिसके बाद थियोफिलस उसे बाहर लेकर आता है, जहाँ पर वह थियोफिलस को अपनी माँ के लिए लिखे हुए लेटर्स देता है, ताकि वह उसकी माँ के ग्रेव पर उनको रख सके। लेकिन थियोफिलस कहता है कि ये काम वो खुद करेगी, और यहाँ पर वो उसको हिम्मत देता है कि उसे बचना होगा, जिससे वो जिंदा रहे और अपने माँ के ऊपर जो लेटर्स लिखे थे वो उसे रख सके। अब इसके बाद एक और रिचुअल शुरू होता है। रिचुअल के दौरान एमा बेकाबू हो रही थी, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमा के अंदर मल्टीपल डीमंस है, यानी कि एक डीमन उसके अंदर नहीं है। अब तभी इन सभी नन्स में से हम सिस्टर कमालिया नाम की एक नन को देखते हैं। अब सिस्टर को देखते हैं, जो कि एक स्पेनिश सिस्टर होती है। अब डीमन कमालिया को मैनिपुलेट करता है, लेकिन उसका फेथ काफी स्ट्रांग था, इसीलिए वो मैनिपुलेट नहीं होती। लेकिन जो डीमन है वो कमालिया को बिस्तर से दबा देता है, और तभी वहां पर मदर सुपीरियर आ जाती हैं, और यहाँ पर डीमन उसके ऊपर भी वही मैनिपुलेटिव स्ट्रेटेजी करता है। लेकिन मदर सुपीरियर को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद सभी लोग बाहर बैठ जाते हैं। लेकिन इसी बीच एमा वहां से भाग जाती है। सिस्टर सभी को ये बात बताती है, जिसके बाद सभी लोग उसको ढूंढ रहे थे। वह उसे हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर थियोफिलस के सामने ही वह डीमन दोबारा आया था। दूसरी ओर रोज और बाकी सिस्टर्स उसको ढूंढ रही थी, और यहाँ फादर जोसेफ को एमा मिल जाती है, जो कि बेहोश हो चुकी थी। वो जल्दी से फादर थियोफिलस को बुलवाते हैं, जहां पर फादर आते हैं, लेकिन तभी एमा की सांसें बंद हो चुकी थी, और सभी लोग सहम जाते हैं। अब तभी फादर थियोफिलस एमा की बैक पर थपथपाने लगते हैं, जिसके बाद उसके मुंह से कुछ सब्सटेंस निकलता है, जिसके बाद एमा होश में आ जाती है। लेकिन डीमन अभी भी उसके ऊपर हावी हो चुका था। अब एमा कंट्रोल से बाहर हो रही थी, और तब जाकर फादर थियोफिलस एक्सोर्सिज्म फिर से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर थियोफिलस जो होते हैं वह डीमंस का नाम लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि एमा के अंदर दो स्पिरिट्स भी मौजूद थी, जो कि मीना और उसके पिता जेकब की थी। साथ ही साथ उसके अंदर जोडस, एस्मोडियस, सैटर्न, लेवाइथन और बिलजीव, और इसके साथ ही दो स्पिरिट्स भी मौजूद थे। अब इसके अंदर कितने सारे डीमंस और स्पिरिट थी, ये तो बहुत ही शॉकिंग की बात थी। लेकिन यहाँ पर एक्सोर्सिज्म फेल हो जाता है, क्योंकि डीमंस बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, इतना कि वो पूरे कॉन्वेंट को हिलाकर रख सकते थे। यहाँ तक कि कॉन्वेंट की दीवारें भी अब क्रैक हो चुकी थी। तब फादर जोसेफ बाइबल को उठाते हैं, जिसमें सेंट माइकल का पेज खुला हुआ था, और ये गॉड का ही एक इशारा था। जिसके बाद जोसेफ सेंट माइकल के नाम पर एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं, और इसके साथ जो डीमन है वो काफी ज्यादा तड़पने लगता है, और देखते ही देखते सब कुछ शांत हो जाता है, और डीमंस एमा की बॉडी को छोड़कर चले जाते हैं। अब ये देखकर थियोफिलस खुशी के मारे रोने लगते हैं, क्योंकि यह उनके लिए सबसे बड़ी जीत थी। अब यहाँ हमें बताया जाता है कि जो एमा थी वो रियल में थी, जहाँ पर बहुत से लोग मानते हैं कि एमा की कंडीशन साइकोलॉजिकल और मेडिकल थी, लेकिन काफ़ी लोग ये मानते हैं कि जो एमा है वो वाकई उसके अंदर बहुत सारे डीमंस थे, जहाँ पर सैटर्न जो एक डीमन है वो खुद भी वहाँ पर मौजूद था। लेकिन ये सब होने के बाद एमा ने अपनी ज़िंदगी जो थी वो काफ़ी शांतिपूर्ण जी, और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।